जब हमने मिजाज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज को समझते हैं कि असल में यूनानी में बीमारी हम कहते किसको हैं। तो हमने, अगर आप ध्यान हो आप लोगों को, तो आपने शरह अज़बाब के अंदर ही पढ़ा होगा, और जो दूसरी यूनानी किताबें हम पढ़ते हैं, चाहे उसूल तिब हो या दूसरी जो किताबें हैं मौलजात के खास तौर पर, उसमें बीमारी क्या है तिब यूनानी के अकॉर्डिंग, बीमारी जो है या तो सुए मिजाज है, या सुए तरकीब है, या तफरुक यानी कि तरकीब के अंदर बनावट, यानी कि उंगलियों का क्षय हो जाना, किसी हाथ के साइज का बड़ा हो जाना, उंगलियों का चार हो जाना, या सर के साइज का बढ़ जाना, या सर के साइज का छोटा हो जाना, किडनी का बड़ा हो जाना, लीवर का बड़ा हो जाना, किडनी का छोटा हो जाना, ये कमजोरी आना, कोई परेशानी आ जाना, ये सुई तरकीब कहलाती है। तफरुक इत्तिसाल क्या है? ब्रीच इन द कॉन्टिन्यूटी, यानी कि किसी भी कॉन्टिन्यूटी के अंदर ब्रेक आ जाना, ब्रीच आ जाना, इसको हम तफरुक इत्तिसाल कहते हैं। इत्तिसाल कहते हैं मुत्तसिल, कहते हैं जुड़े होने में। जब भी कोई चीज टूटती है, यानी कि जैसे कस या फ्रैक्चर हो जाए, कंधा हमारा डिसलोकेट हो जाए, तो जो एक्चुअल बनावट है इसकी, जब उसमें कोई चेंज आ जाता है, तो उसको हम तफरुक इत्तिसाल कहते हैं। अब अगर आप गौर करें, तो सुए तरकीब एक बीमारी है, ये हमें इजीली समझ में आ जाता है कि अगर उंगलियां छह हो जाएं या चार हो जाएं, या हाथ की उंगली का साइज बढ़ जाए, या इसमें सूजन आ जाए, या सर का साइज जो हाइड्रोसेफेलस के अंदर होता है वो बढ़ जाए, या सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाए, इसमें लीवर का साइज छोटा हो जाता है, या कार्डियोमेगाली हो जाए जिसमें लीवर हार्ट का साइज बढ़ जाता है, तो ये हमें बीमारी समझ में आती है। अब दूसरा जो तफरुक इत्तिसाल है, यानी कि कोई इंजरी हो जाना, डिसलोकेशन हो जाना, ये तफरुक इत्तिसाल, ये भी समझ में आता है। लेकिन सुए मिजाज कैसे बीमारी है, ये हमें थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है, इसलिए मैंने जब सुए मिजाज का जो कॉन्सेप्ट है मिजाज का, वो पहले लिया था कि क्योंकि यूनानी के अंदर 95% जो बीमारियां होती हैं वो सुए मिजाज से रिलेटेड होती हैं, यानी कि मिजाज की खराबी की वजह से बीमारी बनती है। अगर हम जाएं इन सिंपल वर्ड्स, तो यूनानी के अकॉर्डिंग बीमारी क्या है, और अगर आप गौर करेंगे तो एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो भी यही है। जो यूनानी कहती है कि सिंपली जो बीमारी है वो क्या है, एबनॉर्मेलिटी इन द फंक्शन, किसी भी ऑर्गन के फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी आ जाए, उसको हम बीमारी कहते हैं। अगर आप गौर करेंगे, तो यही चीज आपको हर बीमारी के अंदर मिलेगी। जैसे किसी को हार्ट बीट बढ़ जाए, हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो इसमें क्या फंक्शन बढ़ रहा है, जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं। ठीक है। किसी में रेस्पिरेटरी जो सांस ले, जो रेस्पिरेशन है वो ज्यादा हो जाए, तो उसमें क्या है, उसमें भी फंक्शन का बढ़ना हो जा रहा है, या रेस्पिरेशन कम हो जाए, सांस लेने की जो रफ्तार है वो कम हो जाए, तो इसमें भी फंक्शन की खराबी हो रही है। या हमारे हाथ में नंबनेस आना स्टार्ट हो जाए, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नंबनेस स्टार्ट हो, सुनपन आना शुरू हो जाए, तो हमारे हाथ की जो मजबूती है, जो काम करने की सलाहियत है, वो कम हो जाए, तो इसको हम बीमारी कहते हैं। दिखना कम हो जाए, सुनना कम हो जाए, तो ये सारी की सारी क्या है कि जब भी किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनैलिटी में एबनॉर्मलिटी होगी, उसके फंक्शन करने में कोई खराबी आएगी, तो उसको हम बीमारी कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी एबनॉर्मलिटी जो फंक्शन में आती है वो बीमारी कहलाती है। अब अगर आप तीनों कैटेगरी पे गौर करें, चाहे वो सुए मिजाज हो, सुए तरकीब हो, या तफरुक इत्तिसाल हो, तो ये तीनों ही जो कैटेगरी है, ये तीनों ही वजूहात बनती हैं फंक्शन की खराबी में। सुए मिजाज हो जाए अगर, मिसाल के तौर पे अगर कल्ब की हरारत बढ़ जाए, तो पाल्पिटेशन हो जाएगा उसमें, तो उसमें क्या हो रहा, फंक्शन की खराब हुई सुबह मिजाज की वजह से। सुबह तरकीब हो जाए, डिसलोकेट हो जाए आपका, या उंगलियां चार हो जाए, तो आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, या हाथ में स्वेलिंग आ जाए, तो भी आपका हाथ प्रॉपरली काम, जो फंक्शन है उसको वो नहीं कर पाएगा, तो ये सुबह तरकीब भी क्या है, एबनॉर्मलिटी इन द फंक्शन है। और तफरुक के इत्तिसाल तो हम समझते ही, चाहे फ्रैक्चर हो जाए, या कोई इंजरी हो जाए, कोई कट लग जाए, तब भी वो ऑर्गन या वो हमारा जो टिश्यू है उसमें डैमेज होता है, और वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता है। तो अल्टीमेटली जो लास्ट जो हमारी कैटेगरी है, या लास्ट पॉइंट जो हम कहते हैं किसी बीमारी को, क्या है, एबनॉर्मलिटी इन द फंक्शन। और इसको हमने तीन कैटेगरी में यूनानी के एतबार से डिवाइड किया है, सुए मिजाज, सुए तरकीब, और तफरुक इत्तिसाल। सबसे ज्यादा जो डिजीज से मिलती है वो सुए मिजाज की कैटेगरी से मिलती है, इसलिए हमने इसको पहले बेहतर तरीके से और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इसको पढ़ने की कोशिश की है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब क्यों जरूरी है हमें ये बीमारी के कॉन्सेप्ट को समझना? इसलिए क्योंकि हमें डिजीज, जब हम बीमारी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तभी हम बेहतर तरीके से इलाज कर पाएंगे। और जिस तरह से हमें कॉन्सेप्ट को समझा जाना चाहिए वैसे हम कॉन्सेप्ट को चूंकि समझते नहीं है, इसलिए हम बीमारी को भी प्रॉपरली नहीं समझते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बेस उसकी क्लियर हमें होनी चाहिए। जैसे हम बहुत सारी दवाएं पढ़ते हैं जिसके अंदर ज़ौफ़े मैदा में वो फायदेमंद होती है, अगर आपने देखा हो तो। जवारिश कमूनी भी ज़ौफ़े मैदा में फायदा मुकव्वे मैदा है, जवारी जंजबील भी मुकव्वे मैदा है, जवारिश अनारैन भी मुकव्वे मैदा है। और नॉर्मली हम ये जानते हैं कि जो अमराज मैदा है, मैदा की जो बीमारियां हैं उसके अंदर जवारिशात बहुत अच्छा काम करती हैं। और जो जवारिशात हैं वो मखसूस हैं काम करने के लिए अमराज मैदा के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं ज़ौफ़े मैदा की, तो हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि बेसिकली ज़ौफ़े मैदा है क्या। अगर तमाम की तमाम मैदे के अमराज में एक जवारिश काम कर जाया करती तो ऐसा कभी नहीं होता कि अतिब्बा को इतनी सारी जवारिशात बनाने की जरूरत पड़ती। इसका मतलब ये क्या है कि अगर बहुत सारी जवारिशात बनाई गई हैं तो उसका मतलब ये है कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमें जिसको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। तो जब हम किताब पढ़ने जाएंगे तो उसमें बहुत सारी दवाएं जवारिशात आपको मिलेंगी जो मुकव्वे मैदा हैं। लेकिन मुकव्वे मैदा को समझने के लिए उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ज़ौफ़े मैदा है क्या। तो अब मैदे के एग्जाम्पल से हम यही यही जो एग्जाम्पल है दूसरे ऑर्गन्स पे भी लगाएंगे। तो चूंकि मैदे की चार कुव्वतें होती हैं, कुव्वत जाजिबा, मासिका, हाजिमा और दाफिया, ये हमने पढ़ रखा है। इन चारों कुव्वतों में से अगर कोई भी कुव्वत खराब होगी तो वो ज़ौफ़े मैदा कह रहा है। लेकिन इन चारों कुव्वतों में से जो भी कुव्वत खराब होगी उसका उसूल इलाज अलग होगा। मसलन जो कुव्वत जाजिबा है, जो अपनी तरफ जज्ब करके लेकर आती है ग़िज़ा को, उसका मिजाज हार होता है और याबिस होता है, यानी कि हरारत और युबूसत की तरफ होता है, यानी कि अपनी तरफ खींचती है वो। तो खींच कोई भी आपने देखा होगा, तिब्बन एग्जाम्पल इसका दिया है कि चिराग अगर आप जलाएं तो उसकी लौ की तरफ तेल जो है खींचकर जाता है, यानी गर्मी जिस तरफ होती है तो गर्मी में ये सलाहियत होती है कि वो अपनी तरफ चीजों को खींचती है। इसलिए कुव्वत जाजिबा जो है उसका मिजाज क्या है, हार याबिस। अब अगर कुव्वत जाजिबा खराब हुई, इसका एग्जाम्पल क्या है कि कुव्वत जाजिबा खराब जब होती है तो आपका कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। जो आप खाना चाहते हैं जज्ब करने की, यानी कि वो कुछ मरीज आपके पास शिकायत लेकर आएंगे कि हमें खाने भूख तो लगती है, लेकिन जैसे ही हम खाना हमारे सामने जाता है तो हमारा उल्टी करने का दिल करता है कि तो इसको छोड़ दो, खाना नहीं खाना। भूख लग रही है लेकिन खाने का दिल नहीं कर रहा। खाने को देखते ही एकदम जी उलट जाता है। क्यों? क्योंकि कुव्वत जाजिबा उसकी खराब हो गई। कुव्वत माछिका, माछिका क्या है, रोक के रखने वाली कुव्वत। तो जब रोक के रखने वाली कुवत खराब हो जाती है तो ग़िज़ा जितनी देर मैदे में रुकनी चाहिए उतनी देर नहीं रुक सकती, और वो आगे रवाना हो जाती है, जैसे जलाकुल आमा के अंदर होता है, फिसल जाती है ग़िज़ा। तो इसका मिजाज क्या होता है, हार रतब, सॉरी हार बारिद याबिस, यानी कि बुरूदत रोके रहती है और ये बुसत उसको चिपका के रखती है। तो अगर कुव्वत जाजिबा खराब होगी किसी की तो हमें दूसरी दवाएं, ऐसी दवाएं जो कुव्वत जाजिबा को ठीक रखें वो वाली देनी पड़ेगी, यानी कि उसमें हार याबिस दवाएं देनी पड़ेगी जो कुव्वत जाजिबा को बेहतर कर दे। और अगर कुव्वत हाजिमा खराब हुई मिसाल के तौर पर, तो हजम के लिए हरारत और रतूबत की जरूरत होती है। तो वहां क्या होगा, ग़िज़ा मरीज आके ये शिकायत करेगा कि मैं जो भी खाता हूँ पेट में भारी, बस वो ग़िज़ा वहीं रखी रहती है, हजम ही नहीं होता, या देर से हजम होता है कि पहले तो आधे घंटे में भूख लग जाया करती है, अब तो शाम तक भूख नहीं लगती। तो कुव्वत हाजिमा उसकी कमजोर हो गई है। तो हाजिमा का मिजाज क्या है, हार रतब। तो अगर मैदे में बुरूदत आएगी तो कुव्वत हाजिमा खराब हो जाएगी उसकी। तो अगर कुव्वत हाजिमा किसी की खराब है तो मैदे में बुरूदत आ गई है तो हमें हार्ड दवाएं देने की जरूरत है उसको। अगर उस कंडीशन में हमने ऐसी जवारिशात दे दी जो बारिद मिजाज की है तो हम उसको और बढ़ा देंगे। या एक मरीज जिसको ज़ौफ़े हजम हुआ है, हजम की कमजोरी हुई है, और वो ये शिकायत कर रहा है कि साहब मुझे खाना रखा रहता है यही मैदे के अंदर, तो अगर हम उसको हार जवारिशात देंगे तो उसको फायदा होगा, अगर हम उसको बारिद जवारिश देंगे तो उसको नुकसान होगा। इसका मतलब ये है
कि जब हम किसी भी ऑर्गन की जॉब की बात करते हैं तो पहले हमें उसकी कुव्वतों को समझना पड़ेगा, और उसकी कुव्वत के एतबार से अगर हम ग़िज़ा देंगे उसको, तब जाके हम उसका सही तरीके से इलाज कर पाएंगे। मेदे के अमराज में अगर उसके कुव्वत हाजिमा खराब हुई है, यानी कि उसमें बुरूदत आ गई है, आपको हार जवारिशात देनी है, और अगर आपने बारिश दे दी तो आप मर्ज को बढ़ा देंगे। वैसे ही अगर उसकी कुव्वत दाफिया तेज हो गई है, तो आपको दाफिया कब तेज हो, हरारत बढ़ जाएगी। या मेदे के अंदर जलन अगर हो रही है, तो आपको जलन होने का मतलब ये है कि कुव्वत जो उसकी हाजिमा है वो ज्यादा पावरफुल हो गई है, वो ज्यादा इफराजात हो रहे हैं और जलन का सबब बन रही है। तो आपको कैसी जो है जवाब देने की जरूरत है, जो ठंडे मिजाज की हो। तो दोनों ही, जहां पर कुव्वत हाजिमा कमजोर हो रही है और जहां पर कुव्वत हाजिमा ज्यादा पावरफुल हो रही है, दोनों ही कंडीशन में ज़ौफ़े मैदा ही कहलाएगा। लेकिन दोनों का जो उसूल इलाज है वो बिल्कुल अलग होगा, अपोजिट होगा। एक में हमें हार ग़िज़ाएं जवारिशात देनी पड़ेगी, और दूसरी में बारिश जवारिशात देनी पड़ेगी। यानी कि अगर मरीज आके शिकायत करता है कि मुझे जलन हो रही है खाना खाने के बाद, तो आपको कौन सी देनी जवारिशात, जो ठंडी हो चुकी है, हरारत आ गई है यहाँ पर। और मरीज अगर ये शिकायत कर रहा है कि मुझे खाना खाने के बाद भारीपन रहता है, तो आपको हार जवारिशात देनी है। अब जब आप किताब पढ़ेंगे, तो जितनी चाहे हार जवारिश हो या बारिश जवारिशात, सब के अंदर मुकव्वे मैदा ही लिखा रहेगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही नहीं समझा, तो आप मर्ज को घटाने की जगह बढ़ा देंगे। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कॉन्सेप्ट को, कि ज़ौफ़ का जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गन की, वो क्या होता है। तो कब ज़ौफ़े मैदा कहेंगे, और ज़ौफ़े मैदा अगर है तो कौन सी कुव्वत में ज़ौफ़ हुआ है जिसकी वजह से ये कंडीशन पैदा हुई है, और उसका उसूल इलाज हमें कैसे बनाना है। यही दिमाग पर भी लगा सकते हैं, दिमाग की 10 कुव्वतें होती हैं। यही हम जिगर पे लगा सकते हैं, जिगर की 4 कुव्वतें होती हैं। और यही हम स्किन पे लगा सकते हैं, यही हम लंग्स पे लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो जब भी ज़ौफ़ का कॉन्सेप्ट आएगा, तो हमें समझने की जरूरत ये है कि ये ज़ौफ़ कौन सी कुव्वत में हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैंने ये बताया था कि जब मुकव्वे मैदा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, तो ये तमाम के तमाम जो जवारिश, जवारिश जंजबील भी मुकव्वे मैदा है, जवारिश जालिनूस भी मुकव्वे मैदा है, जवारिश आंवला भी मुकव्वे मैदा है, और जवारिश तमर हिंदी भी मुकव्वे मैदा है। इसी तरह जवारिश शाही है, जवारिश नारायण, और बहुत सी जवारिश। ये तमाम की तमाम जवारिशात मुकव्वे मैदा ही हैं। लेकिन जो पहले और दूसरे नंबर की जवारी जंजबील, जवारी जारिबूस, ये हार हैं, इनका मिजाज गर्म है। तो ये कब देंगे हम, जब ज़ौफ़े मैदा होगा बुरूदत की वजह से, यानी कि मैदे के अंदर बुरूदत आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी, और मरीज शिकायत करेगा कि मुझे भारीपन है। तब हम हार जवारिशात इस्तेमाल करेंगे, जैसे जंजबील है, जालिनूस है, बिस्बासा है, ऊद है। ये तमाम उसमें काम और जवारिश आमला और जवारिश तमर हिंदी, ये कब काम आएंगी, जब ज़ौफ़े मैदा होगा जिसमें हरारत बढ़ी हुई होगी मैदे के अंदर। तो हमें ठंडी जवारिशात इस्तेमाल करनी, जैसे जवारिश आमला और जवारिश तमरिंदी। तो इसलिए ज़ौफ़े मैदा का जब हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो हमें कौन सी मुकव्वी मैदा दवाएं देनी है, बारिद मिजाज की या हार मिजाज की, तब हमें उस वक्त समझ में आ जाए।